सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कॉन्सेप्ट के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ चुके हैं। अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ढंग से समझिएगा। इससे पहले हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ में आया, उससे पहले हमें ज़रूरी है कि फ्लक्स के बारे में हम समझें कि फ्लक्स क्या होता है। देखिए, फ्लक्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट का या फिर किसी भी कोई भी सब्सटेंस है उसका एक गिवन एरिया में से निकलना और उस समय उसका जो भी अमाउंट होगा उसको फ्लक्स कहा जाता है। सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि जैसे कोई बहती हुई रिवर है, उस रिवर के अंदर आप लोग एक पर्टिकुलर एरिया, एक फ्रेम रख देते हो, ठीक है। इस फ्रेम का अपना कुछ एरिया है, कुछ इसकी लंबाई होगी, कुछ चौड़ाई होगी, ठीक है। उस हिसाब से इसका एरिया एक हूप है ये। इसमें से जितना अमाउंट ऑफ वाटर एक टाइम पे निकल सकता है उसको इस एरिया का फ्लक्स कहा जाएगा। जी हाँ भाई, आप वाटर के बहने पे मत जाइए, मतलब एक बार में जितना अमाउंट ऑफ वाटर इस एरिया में से निकल सकता है एक पर्टिकुलर टाइम पर उसको फ्लक्स कहा जाता है। एक और एग्जांपल समझिए, जैसे कि सोलर पैनल लगे हुए देखे होंगे आपने कई जगहों पर, कई घरों के ऊपर। सूरज है, सूरज अपनी सनलाइट हर जगह बिखेरता है, तो जितनी सनलाइट इस सोलर पैनल पे पड़ सकती है, मतलब इस पूरी सनलाइट में से जितना हिस्सा पड़ सकता है एक बार में, उसको इसका इस सोलर पैनल का फ्लक्स कहा जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल है, जैसे कि टेलीस्कोप है, लोग टेलीस्कोप से जो सेलेस्टिकल चीज़ें उनको देखते हैं। एक सितारा है, एक स्टार है जो कि अपनी एनर्जी बहुत दूर से अर्थ की तरफ भेजता है, तभी हमें सितारा नज़र आता है, स्टार नज़र आता है। उसमें से जितनी भी एनर्जी इस टेलीस्कोप के इस आगे वाले लेंस पे पड़ेगी उतना ही तो ऑब्जर्व कर पाएगा ना कोई भी ऑब्जर्वर स्टार को, राइट। तो वो अमाउंट ऑफ एनर्जी एक बार में इस लेंस के ऊपर जो पड़ती है उसको उसका फ्लक्स कहा जाता है। अब जब बात आती है इलेक्ट्रिक चार्ज की, तो इलेक्ट्रिक चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं, और अगर आप लोग बीच में कोई एरिया, कोई पर्टिकुलर हूप रख देते हो तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो कि इस एरिया में से एक बार में निकल रही हैं उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। समझ रहे हैं आप लोग? भाई वहाँ पर वाटर निकल रहा था, एनर्जी निकल रही थी, सनलाइट निकल रही थी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है। सो आप लोग इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेस थ्रू ए पर्टिकुलर हूप और एन गिवन एरिया इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दैट एरिया। उस एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये बात याद रखनी है आपको, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो निकलती ही हैं, लेकिन इस एरिया में से कितनी निकल सकती हैं ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इस तरीके से डिफाइन करते हो। इसको थोड़ा और ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोग समझे एरिया वेक्टर क्या होता है। ये एरिया वेक्टर के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक पर्टिकुलर एरिया है आपके पास जो कि कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है, तो अब मैं आपसे पूछूं कि इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, मतलब इसमें किस तरह डायरेक्शन के अंदर कोई चीज़ निकल सकती है। तो ये एक ओपन एरिया है, एक ओपन सरफेस है, तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ भी हो सकती है, इस तरफ भी हो सकती है। इसी तरीके से जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ भी जा सकती है और नीचे की तरफ भी जा सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू है वो सीधे सीधे डिपेंड करती है एरिया वेक्टर पर, कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, ठीक है। इसको और ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें एक प्लेन है जो कि XYZ प्लेन है, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। उसके अंदर इस YZ प्लेन के ऊपर मैंने एक सरफेस मान लिया है S1 जिसका एरिया है A1, ठीक है। अब इसके अंदर से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है E वेक्टर। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो किससे मेल खाएगी, वो किस डायरेक्शन के अंदर जाएगी, वो इस Y कैप की डायरेक्शन के अंदर जाएगी, क्योंकि आपको पता है इस तरफ जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो E वेक्टर इक्वल्स टू में E वेक्टर Y कैप लिखेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि इस एरिया में से इस वक्त n नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकल रही हैं, पास हो रही हैं इस S1 में से, तो n अपॉन में A1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस एरिया में से निकलने वाली नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड की, मतलब जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी। सिंपल सी बात है, ये लोग समझ के आए हम लोग ये बात, ठीक है। और जितना छोटा एरिया होगा उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। भाई एक आपका एरिया बड़ा है, ठीक है, उसमें से 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही हैं, लेकिन इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। वहीं एक छोटा एरिया है, उसमें से भी यही 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, लेकिन इस वक्त क्या है, इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम है, क्लोजनेस ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस जो है वो डेंस है, तो यहाँ पर स्ट्रांग होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो n अपॉन में A1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E।
इसको हम लोग लिख सकते हैं n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EA1, और ये हो जाती है आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू EA1। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आप लोग जो रिप्रेजेंट करते हो वो फाई से करते हो, है ना। तो यहां पर आप लोग लिखोगे फाई इज इक्वल्स टू में EA1, इसका यूनिट होगा वो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम होगा। और एक चीज और याद रखनी है कि इस एरिया में से अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, तो ये जो क्वांटिटी है कौन सी हुई, वेक्टर हुई या स्केलर हुई, वेक्टर हुई या स्केलर हुई, बताइए। स्केलर होगी। देखिए मैं जानता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वेक्टर हैं, लेकिन यहां सिर्फ इस अमाउंट की बात हो रही है कि कितनी निकल रही है। ठीक है, तो वो स्केलर क्वांटिटी मानी जाएगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज स्केलर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज वेक्टर। अब इसी के अंदर एक और केस है, जरा ध्यान से समझिएगा कि इसी प्लेन के साथ एक और प्लेन है जो कि कुछ इस डायरेक्शन में इस तरीके से आपके सामने बिछ जाता है। ठीक है, अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू होगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी। भाई ये प्लेन इस तरीके से, इसमें से भी तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, लेकिन इस प्लेन का एरिया वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में होगा। इस प्लेन का एरिया वेक्टर जो होगा वो इस डायरेक्शन के अंदर जाएगा नॉर्मल के हिसाब से। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में जा रही है, दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, थीटा बनेगा। अब अगर दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का हो जाता है, मतलब अगर ये प्लेन उठता उठता कुछ इस तरीके से हो जाता है, आप लोग देख सकते हैं कि अब इसके अंदर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं गुजर रही है, तो इसका मतलब इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हुआ, जीरो हुआ कि नहीं हुआ। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, 90 डिग्री का एंगल है, दोनों बना रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू जीरो। ठीक है, तो यानी कि cos 90 की वैल्यू जीरो होती है, तो इसको हम लोग लिखेंगे A2 cos थीटा। थीटा क्या बता रहा है, दोनों के बीच का एंगल, जैसे ही 90 होगा वैसे ही फ्लक्स की वैल्यू जीरो। ठीक है, तो इसका मतलब इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे लिखेंगे हम लोग, फाई इज इक्वल्स टू में E वेक्टर A2 cos थीटा। ठीक है, ये नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है, समझना है कि कब जीरो हो जाता है, कब ये मैक्सिमम हो जाएगा। मैक्सिमम कब होगा, जब दोनों के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री होगा, जैसे कि इस पहले वाले प्लेन के अंदर हो रहा था। एरिया वेक्टर भी इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी इस डायरेक्शन में है, दोनों के बीच का एंगल 0 है, तब मैक्सिमम है। ठीक है, और ये बीच में थीटा बनी रहा है। तो इस तरीके से आप लोग समझते हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसका जो फॉर्मूला आप लोग लिखोगे वो कैसे लिखोगे, फाई इज इक्वल्स टू में ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। आपको पता है डॉट जो है वो कोस थीटा के लिए यूज किया जाता है, तो इसको फाई इज इक्वल्स टू में ई ए कोस थीटा भी लिखा जा सकता है। कोस 90 पर फ्लक्स की वैल्यू जीरो, कोस 0 पर फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है। अब इसका एक छोटा सा अंडरस्टैंडिंग का एग्जांपल अगर हम लोग ले लें कि आपके पास दो प्लेट्स हैं, एक पर क्यू चार्ज है नेगेटिव, एक पे पॉजिटिव, नीचे वाली पे पॉजिटिव है, ऊपर वाले पे नेगेटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकलेंगी, नेगेटिव की तरफ जाएंगी। इसके बीच में अगर हम लोग क्या करें कि एक बॉक्स रख दें जो कि एक हाइपोथेटिकल बॉक्स है, ठीक है, जो कि एक क्लोज्ड सरफेस है। अब मुझे पता करना है कि इस बॉक्स में से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, कैसे पता करूंगा भाई, एक एक करके सभी जो इसके फलक हैं, जो भी इसके फेस हैं, उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैं पता कर लूंगा, तो उसकी वैल्यू जीरो निकलेगी। क्यों निकलेगी आप बता सकते हैं? वो इसलिए निकलेगी क्योंकि ये जो क्लोज सरफेस है इसके अंदर कोई दूसरा सोर्स चार्ज नहीं है। सारे जितने भी चार्ज है, सोर्स चार्ज जो है वो सब बाहर हैं। ठीक है, और अंदर कोई सोर्स चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर जाएगी कहाँ? तो एक क्लोज सरफेस के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू जीरो होती है, ये चीज याद रखनी है। ठीक है, अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हमारे लिए समझना जरूरी है, क्योंकि यहां पर तो हम लोगों ने सिर्फ प्लेन सरफेसेस की बात की थी। जरूरी नहीं है कि हर बार सरफेस प्लेन हो, सरफेस कैसा भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि एक टेढ़ा मेढ़ा सरफेस आपके सामने कुछ इस तरीके से है और ये एक प्लेन के अंदर पड़ा हुआ है, और यहां पर अगर मैं कोई सोर्स चार्ज रख दूं बड़ा सा, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसको चीरते हुए बाहर जाएंगी। अब मुझे पता करना है कि इसका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है। कैसे पता करूंगा? क्योंकि अलग अलग जगह पे सिमेट्री जो है वो आपकी अलग अलग है। तो देखिए, ऐसी सिचुएशन को सॉल्व करने का एक तरीका होता है। तरीका ये होता है कि आप जो एरिया है, ये पूरा एरिया है, इसको छोटे छोटे पैचेस के अंदर तोड़ दें, मतलब छोटे छोटे एरियाज के अंदर तोड़ दें, तो बेटर रहता है, इससे कैलकुलेट करना आसान रहता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको इतने छोटे छोटे एरियाज के अंदर, मान लो एक छोटा सा एरिया मान लेते हैं इसका, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है ई। ठीक है, तो इसका मतलब इसका जो फ्लक्स बनेगा वो बनेगा phi1 इज इक्वल्स टू में,
यहाँ पर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। डी ए वेक्टर क्यों माना मैंने, ये एरिया इतना छोटा है कि इसको डी ए मान के चलते हैं हम लोग, ठीक है। ये एक छोटे से एरिया की बात हो रही है। इसी तरीके से यहाँ पर एरिया A2 मान सकते हैं, A3 मान सकते हैं, A4 मान सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे एरिया हैं। टोटल सरफेस कौन सी है, एस सरफेस है, तो इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन किया जा सकता है। तो जो आप लोग इसका इंटीग्रेशन करके लिखोगे तो फाई इज इक्वल टू में इंटीग्रेशन में एस इसका लिमिट है, मतलब सरफेस टोटल इतना ही हो सकता है, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ठीक है। एन कैप लगा सकते हो डायरेक्शन के लिए। ये होता है ओपन सरफेस के लिए, ये एक ओपन सरफेस है। वहीं अगर सरफेस क्लोज्ड हो, उसके अंदर बताना हो, तो यहाँ पर ये जो आपका ये जो इंटीग्रेशन का साइन है, इसके ऊपर एक क्लोज का साइन भी रखेगा, कुछ इस तरीके से सर्कल लगेगा, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ये क्लोज सरफेस के लिए। तो अब आप लोगों को इलेक्ट्रिक फ्लक्स से क्या समझ में आया, अगर मैं आपसे पूछूं तो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक ऐसी क्वांटिटी, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी पर्टिकुलर एरिया से कोई सब्सटेंस पास हो रहा है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक चार्ज की बात हो रही है, तो क्या पास होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी। एक एरिया से पास हो रही हैं, उसका अमाउंट हमें देखना है कि कितनी हो सकती हैं एक बार के अंदर, ठीक है। अब देखिए अलग अलग सरफेस अलग अलग होती है, उसके हिसाब से फ्लक्स भी बदलता रहता है, उसके एरिया के हिसाब से। अब एरिया मान लो कि आपके सामने कोई स्क्वायर दे दे, कोई रेक्टेंगल दे दे, या फिर कोई सर्कल दे दे, कोई स्फेयर दे दे, उस हिसाब से उसकी जो फ्लक्स की वैल्यू है बदलती रहती है। अभी कंसेप्ट ऑफ फ्लक्स आपको क्लियर हो गया। अब अगली वीडियो में हम लोग 4-5 न्यूमेरिकल लेके आएंगे आपके लिए, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अलग अलग सरफेस में कैलकुलेट किया जाता है। सो फ्रेंड्स, आई होप ये कंसेप्ट ऑफ फ्लक्स आपको समझ में आया होगा। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, कोई सवाल आता है, या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बताइए। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।